हेलो दोस्तों, मैं नितिश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 यानी HS लिखने वाले हैं और कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट है और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और इस वीडियो के एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो पर जरूर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में ही इसका प्रभाव छोड़ा था और पूरी दुनिया के राजनीति को ही बदल दिया था। तो ये घटना थी वियतनाम वॉर यानी वियतनाम युद्ध। आइए इस युद्ध के बारे में और इस युद्ध के इतिहास के बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं। आज जिस जगह को हम लोग वियतनाम के नाम से जानते हैं वो जगह 1857 के पहले एक आजाद देश हुआ करता था, लेकिन 1857 के बाद इस वियतनाम पर, जिसे उस समय इंडो चाइना भी कहा जाता था, इस इलाके पर फ्रांस का कब्जा था और फ्रांस पूरी तरह से इस इलाके को कब्जा कर इस पर अपना शासन किया करता था। पूरी तरह से ये इंडो चाइना का इलाका फ्रांस के उपनिवेश यानी फ्रांस के शासन में आता था। इस इंडो चाइना वाले इलाके में लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश आते थे। इन्हीं को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था, जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस ने इस इलाके को द्वितीय विश्व युद्ध तक कब्जा करके रखा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इस इलाके में फ्रांस को हटाकर इस इलाके में जापान का कब्जा हो गया और जापान ने इस इलाके में 1941 तक कब्जा किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी 1941 तक पूरी तरह से इंडो चाइना और वियतनाम पर जापान का शासन कायम हो चुका था, यानी जापान का ही कब्जा था। इसी समय वियतनाम के लोगों ने अपने योंग नेता हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम में एक राजनीतिक दल का गठन किया था, जिस दल का नाम था वियत मिन। उन्होंने इस दल को लेकर वियतनाम को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम यानी आजादी की आंदोलन भी शुरू कर दिया था। इसी समय हम जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है और जापान इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाती है। जापान के हारते ही जापान पूरी तरह से इंडो चाइना छोड़ देती है और पराजय स्वीकार कर लेती है। इसके बाद कुछ समय के लिए वियतनाम आजाद हो गया था और वियतनाम के लोग खुशियां मना रहे थे कि उन्हें उपनिवेशवाद यानी गुलामी से उन्हें आजादी मिल गई है, लेकिन उनके जीवन में अभी संकट यानी मुसीबतों का आना बाकी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन में यह फैसला किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो भी उपनिवेश यानी जो भी देश जिस भी देश के पास था यानी उसका गुलाम था, वो देश उन्हें दोबारा वापस दिया जाएगा। यानी इसके बाद ये होता है कि फ्रांस को दोबारा इंडो चाइना यानी वियतनाम का अधिकार मिल जाता है और फ्रांस दोबारा इंडो चाइना को कब्जा करने वापस आता है और वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद ही फ्रांस और वियतनाम के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे फर्स्ट फ्रेंच इंडो चाइना वॉर भी कहा जाता है। इस समय फ्रांस दोबारा वियतनाम पर आकर साउथ वियतनाम यानी दक्षिण वियतनाम पर कब्जा कर लेता है और वहां पर अपनी एक कठपुतली सरकार जिसका नाम बाओ दाई सरकार था
उसे वहां पर बिठा देता है। तो इस तरह से वियतनाम और फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसमें दक्षिण वियतनाम फ्रांस के कब्जे में चला जाता है और उत्तर वियतनाम हो ची मिन्ह के कब्जे में चला जाता है। इस समय फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश, और वियतनाम के सपोर्ट कर रहे थे चाइना और सोवियत रशिया। इस समय उत्तर वियतनाम के जो सैनिक थे, वे सैनिक फ्रांस के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि वियतनाम जंगल, दलदल, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला आदि से भरा हुआ एक देश है और वियतनाम के लोग अपने इस जगह से अच्छी तरह से परिचित थे, और फ्रांस से वो लोग एक गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तर वियतनाम के सैनिक छुप छुप के फ्रांस के सैनिकों को मारते और जंगलों में, पहाड़ों में गायब हो जाते थे। तो इस तरह से फ्रांस को इस लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और फ्रांस के कई हजार सैनिक मारे जा रहे थे। धीरे धीरे फ्रांस को यह बात समझ में आ गई थी कि वो वियतनाम की लड़ाई नहीं जीत सकता, वो बुरी तरह से वियतनाम की लड़ाई में फंस चुका है। तभी फ्रांस के जो जनरल थे, जो सेनापति थे, जिनका नाम था जनरल नेवारे, उन्होंने वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्लान यानी योजना बनाया था, जिसे नेवारे प्लान भी कहा जाता है। जनरल नेवारे ने प्लान बनाया था कि उत्तर वियतनाम के एक गांव, जिस गांव का नाम था दिएन बियन फू, उस गांव में उन्होंने एक हथियार घाटी यानी एक माइंस बिछा दिया था और वहां पर अपने 15,000 फ्रेंच सैनिकों को छुपा दिया था। उनका प्लान ये था कि जैसे ही वियतनाम के लीडर, कमांडर्स और सैनिक उस दिएन बियन फू नामक गांव में आएंगे तो एक साथ हमला करके फ्रांस के सेनापति वियतनाम के सभी सैनिक और लीडरों को मारना चाहते थे। इसी प्लान को नेवारे प्लान कहा जाता है। लेकिन फ्रांस के सेनापति नेवारे के इस प्लान के बारे में उत्तर वियतनाम के सेनापति जनरल गियाप को पहले से ही खबर था, इसीलिए उत्तर वियतनाम के सैनिक और कमांडर उस गांव में यानी दिएन बियन फू गांव में कभी गए ही नहीं, और उत्तर वियतनाम के सैनिकों ने पूरे दिएन बियन फू गांव को 57 डेज तक घेर के रखा, और 57 डेज यानी 57 दिनों तक बंदी रहने के बाद आखिरकार फ्रांस के 15,000 सैनिकों ने उस दिन आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। इस घटना को इतिहास में दिएन बियन फू की घटना कहा जाता है, यानी इसी घटना के बाद ऑफिशियली फ्रांस वियतनाम की लड़ाई हार चुका था और फ्रांस वियतनाम से वापस लौट गया था। वियतनाम युद्ध में फ्रांस के हार के बाद सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ था यानी बौखलाया था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जानता था कि वियतनाम युद्ध में हार का मतलब है कि वियतनाम अब रशिया के साथ यानी साम्यवादी देश बन जाएगा, और अमेरिका उस समय डोमिनो इफेक्ट को मानता था, यानी अमेरिका का मानना था कि यदि एक देश साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को अपना लेता है तो धीरे धीरे साम्यवाद उस पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। और एक रीजन था कि अमेरिका का 80% ट्रेड यानी व्यापार उस रास्ते से ही होता था, यानी अमेरिका किसी भी कीमत पर वहां पर साम्यवाद यानी रशिया का प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करने वाला था। इसीलिए वियतनाम युद्ध में फ्रांस के हार के बाद अमेरिका और रशिया के नेतृत्व में 1954 ईस्वी में जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया ताकि वियतनाम के समस्या का समाधान किया जा सके। ये केवल अमेरिका की चाल थी ताकि वियतनाम के एकीकरण को यानी वियतनाम के आजादी को और भी अधिक टाला जा सके। तो आखिरकार 1954 ईस्वी में जेनेवा सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि उत्तर वियतनाम अभी हो ची मिन्ह के पास रहेगी और दक्षिण वियतनाम फ्रांस के पास ही रहेगी। दोनों वियतनाम के बीच की सीमा रेखा बनाई गई, जिस बॉर्डर को यानी सीमा रेखा को 17 डिग्री पैरेलल यानी 17 डिग्री अक्षांश कहा गया। इस सम्मेलन में यह भी फैसला लिया गया कि 2 साल बाद वियतनाम में एकीकरण के लिए एक वोट किया जाएगा ताकि वियतनाम को एक किया जा सके, या फिर वियतनाम के लोग ही डिसाइड करेंगे कि वियतनाम के लोग एक होना चाहते हैं कि
वियतनाम के लोग अलग अलग ही रहना चाहते हैं। तो जेनेवा सम्मेलन में वियतनाम समस्या का कुछ हद तक समाधान किया गया और 2 साल बाद वोट होगा ऐसा कहा गया था। तो इस तरह फिर से वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तर वियतनाम होचिमिन के पास रखा गया और दक्षिण वियतनाम पर फिर से फ्रांस का कब्जा रहा। फ्रांस इस समय दक्षिण वियतनाम में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। फ्रांस ने क्या किया, दक्षिण वियतनाम के ही एक नेता जिसका नाम था नो दिन दिएम, उसे दक्षिण वियतनाम का राष्ट्रपति बना दिया और एक कठपुतली सरकार दक्षिण वियतनाम में चलाने लग गया। वहीं उत्तर वियतनाम में साम्यवादी होचिमिन का ही शासन रहा। इस तरह दोस्तों वियतनाम में कुछ समय के लिए शांति बनी रही और लोग 2 साल बाद होने वाले वोट यानी मतदान का वेट करने लगे। लेकिन ये अमेरिका की एक चाल थी, यानी अमेरिका अच्छी तरह से जानता था कि यदि वियतनाम में वोट करवाया जाएगा तो दोनों वियतनाम एक हो जाएंगे और दोनों वियतनाम ही साम्यवादी रशिया के गोद में जाके बैठ जाएगी। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर दोनों वियतनाम को एक नहीं होने देना चाहती थी। बस अमेरिका इसके लिए एक मौका ढूंढ रही थी। इस समय उत्तर वियतनाम में होचिमिन के नेतृत्व में जहां विकास का कार्य होने लगा, रोड बनने लगे, सड़कें बनने लगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स बनने लगे, वहीं दक्षिण वियतनाम में जो नो दिन दिएम की जो सरकार थी, एक कठपुतली सरकार थी जिसका सपोर्ट फ्रांस और अमेरिका कर रहे थे, वो जनता के ऊपर अत्याचार करने लगे थे। नो दिन दिएम एक करप्ट गवर्नमेंट यानी चला रही थी, एक करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार चला रही थी जो जनता के ऊपर और खासकर माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो दक्षिण वियतनाम के लोग अपने ही राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत ज्यादा क्रोधित थे। इसीलिए दक्षिण वियतनाम के लोगों ने दक्षिण वियतनाम में एक पार्टी, एक दल का गठन किया था जिसे वियत कोंग कहा गया था। ये वियत कोंग जो लोग थे, ये नो दिन दिएम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे और नो दिन दिएम ने भी इस आंदोलन को दबाने के लिए इनके ऊपर गोली चलाना, लाठी चार्ज करना और इन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दक्षिण वियतनाम का जो सिचुएशन था वो और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। और गेस व्हाट, इस दक्षिण वियतनाम के जो वियत कोंग नाम के जो विद्रोही थे उनको सपोर्ट कर रहे थे उत्तर वियतनाम के लोग। इसी बीच दक्षिण वियतनाम में एक घटना होती है जिससे वियतनाम का जो सिचुएशन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। विद्रोहियों ने अपने राष्ट्रपति यानी नो दिन दिएम की हत्या कर दी थी। इससे अमेरिका इतना ज्यादा बौखलाया, इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि अमेरिका डायरेक्ट वियतनाम वॉर में कूद गया था। अमेरिका नो दिन दिएम की हत्या का बहाना लेकर और अपने ही वॉरशिप पर फेक हमला कराकर एक मौका क्रिएट कर टॉन्किंग रेजोल्यूशन यूएनओ में पास कर अमेरिका आखिरकार वियतनाम को सबक सिखाने के लिए वियतनाम वॉर में कूद जाता है। दोस्तों इस समय अमेरिका वियतनाम वॉर में कूद तो गया था, लेकिन जब वो लोग वियतनाम वॉर में शामिल हुए थे तब अमेरिका के 60% ज्यादा लोगों को वियतनाम नाम के देश के बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि वियतनाम कौन सा देश है और कहां है। तो अमेरिका के जो सैनिक थे, जो कमांडर थे, वो ब्लाइंडली इस वॉर पर कूद गए थे। अमेरिका ने पहले अपने आर्मी एडवाइजर्स दक्षिण वियतनाम भेजे, फिर धीरे धीरे अपने सैनिकों को 1 लाख सैनिकों को दक्षिण वियतनाम भेजा, फिर सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर उसने 3 लाख कर दिया, फिर 5 लाख कर दिया और आखिर में अमेरिका अपने 8 लाख सैनिकों को वियतनाम की जंग में उतार चुका था। अमेरिका इस समय अपनी पूरी ताकत लेकर वियतनाम वॉर में कूद गया था, यानी वियतनाम को जीतने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा जोर ही लगा दिया था। लेकिन अमेरिका ये बात नहीं जानता था कि वियतनाम के जो सैनिक है वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला लड़ाई में माहिर है। अमेरिका इस बात से अनजान था कि वियतनाम एक दलदल, नदी, मौसमी बारिश, जंगल, पहाड़, पर्वत आदि से भरा और जहरीले जानवरों से भरा एक देश है जहां पर अमेरिका के सैनिक और अमेरिका के मशीन्स
बिल्कुल नाकामयाब होने वाले थे। फिर भी ब्लाइंडली अमेरिका के सैनिक उस वियतनाम जैसे नरक वाले जगह में कूद गए थे और इसका हर्जाना अमेरिका को आखिरकार भुगतना पड़ा था। दोस्तों, जब अमेरिका ने अपने 3 से 5 लाख सैनिकों को डायरेक्ट वियतनाम युद्ध में उतारा था, तो उनका वेट कर रहे थे वियतनाम के करीब 2.5 लाख सैनिक, जिनके पास चाइना और रशिया के दिए हुए मॉडर्न हथियार थे और पूरी तरह से देशभक्ति से भरी हुई एक आर्मी थी। वियतनाम के सैनिक अपने मातृभूमि यानी अपने मदरलैंड, अपने जमीन को विदेशी आक्रमणकारियों से आजादी दिलाने के लिए जीने मरने को भी तैयार थे और इसीलिए उनके अंदर एक जोश बहुत ज्यादा था। वहीं अमेरिका के सैनिक तो दूसरे देश को इन्वेड करने यानी दूसरे देश को कब्जा करने जा रहे थे, तो उनमें जो उत्तेजना, उनमें जो जोश था, उसकी भारी कमी थी। वैसे भी अमेरिका के सैनिक वियतनाम में एक ऐसा सिचुएशन फेस करने वाले थे जैसा सिचुएशन यानी जैसी लड़ाई उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं लड़ी थी। अमेरिका ने सबसे पहले अपने आर्मी को वियतनाम की लड़ाई में उतारा था, लेकिन उस आर्मी को वियतनाम के सैनिक दौड़ा दौड़ा के मारने लगे, क्योंकि उत्तर वियतनाम के सैनिकों ने पूरे वियतनाम में एक गुफा यानी सुरंगों का जाल बिछाया हुआ था। उन सुरंगों को यूची गुफा यानी यूची सुरंग कहा जाता था। वो सुरंग इतना बड़ा था कि उस सुरंग के अंदर 2.5 से 3 लाख वियतनाम के सैनिक आराम से रहते थे। अमेरिका जब भी ऊपर से बम बरसाता था तो वियतनाम के सैनिक चुपचाप उस गुफा में घुस जाते और अमेरिका के बॉम्बिंग से बचे रहते थे। तो इस तरह से अमेरिका के सैनिकों के हर वार का जवाब वियतनाम के सैनिक देते थे। ये जो यूची सुरंग होती थी, ये इतनी संकुरी होती थी, इतनी छोटी होती थी, जिसमें वियतनाम के सैनिक केवल फिट आ सकते थे, घुस सकते थे। अमेरिका के सैनिक इस गुफा में घुस ही नहीं सकते थे। उत्तर वियतनाम के सैनिक कहीं से भी इन गुफाओं से बाहर निकलते, अमेरिका के सैनिकों को मारते और इन्हीं गुफाओं में गायब हो जाते। अमेरिका के सैनिक तो इन गुफाओं में, इन सुरंगों में घुस ही नहीं सकते थे, वहां पर तो मौत के मुंह में जाने के बराबर था। इस समय अमेरिका के सैनिक वियतनाम में रास्ता भटककर, भूख से, प्यास से, जंगली फल खाकर, ट्रैप में यानी गुरिल्ला वॉरफेयर में और जंगली जानवरों के काटने से, सांप बिच्छू के काटने से बेमौत मारे जाने लगे। तो धीरे धीरे अमेरिका के कई हजार सैनिक वियतनाम वॉर में मारे जाने लगे और अमेरिका पूरी तरह से इस वॉर में फंसता जा रहा था। अमेरिका इस समय इस वॉर को, इस लड़ाई को जीतने के लिए इतना डेस्परेट था कि अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर केमिकल अटैक करना भी शुरू कर दिया था। अमेरिका वियतनाम के जंगलों में केमिकल से हमला करता ताकि वियतनाम में बेमौसम बारिश हो जाए और वियतनाम के लोग डूब के मर जाए। अमेरिका ऊपर से केमिकल का छिड़काव करता ताकि वियतनाम के जंगलों में अपने आप आग लग जाए और वियतनाम के लोग जिंदा जल जाए। और यहाँ तक कि ऐसे केमिकल का भी अमेरिका छिड़काव करता जिससे जंगल के सारे पत्ते झड़ जाए और अमेरिका को, दुश्मन को देखने के लिए सुविधा हो सके। अमेरिका ने वियतनाम वॉर में इतना अधिक बम गिराया था जितना द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए गए बम की तुलना में 10 गुना ज्यादा था। यानी वियतनाम की कुल जनसंख्या को अगर डिवाइड किया जाए तो इस हिसाब से एक एक जनता के लिए 400 किलो का बम अमेरिका ने कुल बम वियतनाम में गिराया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका के सैनिक वियतनाम में लड़ाई जीतना तो दूर, वहां पर जान बचाने के लाले पड़े हुए थे अमेरिका के सैनिकों की। वियतनाम के सैनिक ढूंढ ढूंढ कर, दौड़ा दौड़ा कर अमेरिका के सैनिकों को मार रहे थे और अमेरिका के सैनिक वियतनाम की लड़ाई से, युद्ध क्षेत्र से भाग रहे थे। अमेरिका के सैनिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सिविलियन है, कौन साधारण लोग हैं और कौन विद्रोही यानी वियतनाम के सैनिक है, क्योंकि उनका कोई यूनिफॉर्म तो था ही नहीं। वो लोग कहीं से भी निकलते और अमेरिका के सैनिकों को मारकर गायब हो जाते। इसी बीच 1968 ईस्वी में अमेरिका के सैनिकों ने उत्तर वियतनाम में एक बहुत बड़ा घटना और कांड कर दिया।
अमेरिका के सैनिकों ने उत्तर वियतनाम के माई लाई नामक एक गांव में घुसकर उस गांव के करीब 450 यानी 450 औरत, बूढ़े और बच्चों को मार डाला। इस घटना को इतिहास में माई लाई मैसेकर या माई लाई की घटना भी कहा जाता है। इस समय अमेरिका की सरकार भी अमेरिका के लोगों से झूठ बोल रही थी कि अमेरिका वियतनाम की लड़ाई जीत रही है और बहुत जल्दी वियतनाम की लड़ाई खत्म होने वाली है। लेकिन हकीकत तो यह था कि अमेरिका कभी भी वियतनाम की लड़ाई नहीं जीत सकता था और अमेरिका में गए हुए सभी सैनिक जिंदा वापस नहीं आने वाले थे। लेकिन फिर भी अमेरिका के गवर्नमेंट ने अपने जनता को बहलाया ताकि जनता का भरोसा अमेरिका के सरकार के ऊपर बना रहे। इस समय तक तो अमेरिका का जो प्रेस था, जो मीडिया था, वो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका के प्रेस, अमेरिका के मीडिया ने भी गवर्नमेंट का साथ छोड़ दिया। तभी कुछ दिनों बाद अमेरिका के अखबारों में एक पिक्चर, एक तस्वीर छपती है जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स ने वियतनाम के एक गांव के ऊपर बम बरसाया था, जहां पर बहुत सारे बच्चे जिंदा जल गए थे। वे बच्चे उस गांव से भागते हुए बाहर आ रहे थे और उनके पूरे शरीर में आग लग गई थी। ये जो तस्वीर है, ये जो डरावनी तस्वीर है, ये अमेरिका के न्यूज़पेपर में छापा गया था। इस तस्वीर के छपते ही पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गई और अमेरिका की जनता को पता चला कि उनकी सरकार उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है। बाद में अमेरिका में भी अपने ही सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पे उतर आए और व्हाइट हाउस के आगे आंदोलन करने लगी। ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अमेरिका के लोगों को ये लग रहा था कि कहीं अमेरिका टूट ही ना जाए। अमेरिका के लोगों का कहना था कि जब ये लड़ाई हमारी है ही नहीं तो हम वियतनाम में अपने बच्चों को मरने क्यों भेजे। इसीलिए अमेरिका की जनता चाहती थी कि अमेरिका की सरकार जल्द से जल्द वियतनाम लड़ाई को समाप्त करे और उनके बच्चों को घर वापस बुलाए। इस समय तक अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका की सरकार भी ये बात समझ चुकी थी कि वे लोग वियतनाम युद्ध कभी जीत ही नहीं सकते और वियतनाम में वो लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। इसीलिए आखिरकार 1973 ईस्वी में अमेरिका ने ये फैसला किया कि अमेरिका अपनी पूरी सैनिकों को, अपने सभी सैनिकों को वियतनाम से वापस बुलाएगा और धीरे धीरे अमेरिका ने इस वादे को निभाया। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी इस वादे पर अमल करते हुए अमेरिका के सभी सैनिकों को वापस बुलाया तथा 1973 से 1975 के बीच अमेरिका के अधिकतर सैनिक वियतनाम से वापस बुला लिए गए। इस तरह से 1975 ईस्वी में ही उत्तर वियतनाम में दक्षिण वियतनाम को कब्जा कर लिया और 1976 आते आते दोनों वियतनाम एक हो गए। इस तरह से वियतनाम को आजादी मिली और वियतनाम का नया राजधानी बनाया गया हो ची मिन सिटी। तो इस तरह से वियतनाम के लोगों ने दुनिया को दिखाया कि ताकत, मशीन ये कुछ नहीं होता। एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो बड़े से बड़े सुपर पावर को भी हरा सकती है। माना जाता है दोस्तों कि वियतनाम युद्ध में कुल 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अमेरिका के ही करीब 60,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे और कई लाख घायल हुए थे। अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध एक नासूर, एक जख्म से बढ़कर कुछ नहीं है। यानी अमेरिका के लोग इस युद्ध को कभी भूल ही नहीं सकते। यानी अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी हेकड़ी दिखाता है, पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाता है, लेकिन वियतनाम युद्ध का बात सुनते ही उसके भी पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि जब भी हम लोग नया कोई वीडियो, नया कोई कंटेंट अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। इसीलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।